हेलो स्टूडेंट्स, आज मॉडल केम ऑनलाइन क्लासेज में +2 क्लास के पॉलिटिकल साइंस का हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक बुक के 8 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। जब तक बोर्ड की गाइडलाइन सब्जेक्ट संबंधी कितना सब्जेक्ट जो है कम किया जाएगा, सिलेबस कम किया जाएगा, तब तक हम सेकंड बुक को शुरू कर रहे हैं, जिसका हम फर्स्ट लेसन आज शुरू कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इससे पहले हमने ध्यान रहे 8 लेसन दूसरी बुक के, इससे जो दूसरी बुक है उसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और जब तक सिलेबस बोर्ड की तरफ से कट कर नहीं आता, हम नेक्स्ट जो है अपना यूँ ही कह सकते हैं कि सिलेबस को आगे जारी रखेंगे। तो आज का हमारा जो लेसन है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, वह हमारा जो राष्ट्र निर्माण, सबसे पहले राष्ट्र निर्माण। तो क्या होता है राष्ट्र निर्माण? वह किसी भी देश, एक देश को मजबूत बनाए रखने के लिए उसके जो नागरिक हैं उनमें एकता स्थापित हो, भाईचारे की भावना पैदा हो, मिलजुल कर देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए योगदान दें, लड़ाई दंगे ना हो, गृह युद्ध ना हो, तब जाकर देश एक राष्ट्र बनता है। अगर हम भारत की बात करें यहाँ, तो भारत 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था। 1947 से पहले भारत ने अपनी आज़ादी को, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अनेक कुर्बानियां या कह सकते हैं क्रांतियां की, आंदोलन किए, बलिदान दिए। वो एक लंबी घटना है, लेकिन यहां हम जिक्र इस लेसन में हम कब का करेंगे? 1947 के बाद का दौर। जब 1947 में 14 और 15 अगस्त को, अगस्त की रात को देश का विभाजन हुआ। 14 अगस्त और 15 अगस्त की जो रात थी 1947 में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान नामक 2 राज्य या कह सकते हैं देश बना दिए गए। एक पहाड़ कह सकते हैं संकट का वो देश के ऊपर टूट पड़ा। हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उनको पता नहीं था वह देश को कैसे संभाला जाए। एकदम से मारकाट इतनी हो गई, जो पाकिस्तान की ओर जाने वाले लोग थे या पाकिस्तान की साइड भारत आने वाले लोग थे, उनको एक लिमिट का समय दे दिया गया, भाई इतने समय में आप अपनी जगह खाली कीजिए। और उस दौरान ट्रेनें जो लाशों से भरी आने लगी, रक्तपात हुआ, आपस में मारकाट हुई, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। और दोनों तरफ इस चीज का कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी लोग मारे गए, भारत की तरफ से भी लोग मारे गए। और इसका कह सकते हैं कि जान माल का खूब नुकसान हुआ। देश को सबसे बड़ा संकट जो है आजादी के तुरंत बाद सबसे बड़ी समस्या थी, यानी कि आजादी मिल गई, रात को अलग हो गए देश, 2 देश बना दिए गए, लेकिन एक बड़े रक्तपात के कारण, एक कह सकते हैं खून खराबा हुआ जिसको कभी नहीं बुलाया जा सकता। हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके मन में ये गहरी दुख प्रकट किया कि आज़ादी भी मिली, हम खुशी मनाएं या कह सकते हैं कि अपने दुख को प्रकट करें। सामंजस्य में थे, एक तरफ तो स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, और एक तरफ दुख का समय है। वो भी मरने वाले चाहे किसी भी साइड से मरे हों, लेकिन वो सब अपने थे। तो इसी को लेकर हमारा जो आज का लेसन है, तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद का जो दौर था वो कैसे और कितना कष्टदायी था। जो विभाजन और पुनर्वास, यानी कि विभाजन हुआ जिसका हमने जिक्र किया है, 14 और 15 अगस्त की रात को जो पाकिस्तान बनाया, भारत आजाद हुआ, उस दौरान जो उस साइड जाने वाले लोग थे उनको और इस साइड आने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और जो पुनर्वास की समस्या थी, वहां से जो लोग पाकिस्तान की साइड से भारत में लोग आए लाखों की संख्या में, उनके लिए दोबारा से कह सकते हैं कि रहने के लिए निवास स्थान प्रोवाइड करवाने, खाने की जो है उपलब्धता जरूरी थी। उनकी कह सकते हैं कि हर प्रकार की जिम्मेदारी जो है हमारे देश की सरकार पर आन पड़ी थी। तो पुनर्वास का इसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ?
हमारे जो विभाजन के बाद या कह सकते हैं एकदम से इतना जो पाकिस्तान की तरफ से लोग आए भारत में, उनके लिए एकदम से इतनी व्यवस्था नहीं थी कि उनको अपने मकान अलॉट कर दिए जाए, मकान दे दिए जाएं। उनको काफी लंबे समय तक एक टेंटों में अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा। बाद में सरकार जब कह सकते हैं कि देश का शासन अच्छी तरह से लोग हमारे नेताओं ने कवर कर लिया, सरकार ने कवर कर लिया, तब जो जाकर जो है उनको धीरे धीरे शरणार्थियों को, इनको हम बोलेंगे शरणार्थी। कौन थे शरणार्थी? है जो मतलब पाकिस्तान की साइड से आजादी के तुरंत बाद भारत में आए, वो शरणार्थी थे। उनको पुनर्वास उपलब्ध करवाना था, उनको रहने के लिए और खाने का इंतजाम करना था। इनको काफी लंबे समय तक भारत में इन चीजों का इंतजार करना पड़ा और काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग कह सकते हैं कि प्रभावित हुए। इसके बाद आती है हमारी ऐसी कुछ चुनौतियां थी। देश को मजबूत, भारत को एक ऐसा राष्ट्र निर्माण करना था, मजबूत बनाना था, लोकतंत्र स्थापित करना था। उसके लिए हमने किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने एक मजबूत कठिन रास्ता चुना। दुनिया के लोगों ने, कह सकते हैं कि दुनिया के देशों ने मजाक किया भारत का कि भारत लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है, अनेक जाति धर्मों के लोग हैं, विविधताएं भारत में भरी पड़ी है। लोगों का खान पान, रहन सहन, तीज त्योहार अलग अलग हैं, उनको कैसे एकता के सूत्र में बांधा जाएगा। तो कुछ चुनौतियां थी, लेकिन हमारे जो देश का जो शासन व्यवस्था थी या राष्ट्रवादी नेता, उन्होंने एक कठिन रास्ते को चुना और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतंत्र अपनाने का फैसला किया। और इसके आड़े आने वाली कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां थी, कुछ ऐसी चुनौतियां थी जो देश के विकास में बाधाएं प्रकट कर रही थी। सबसे पहले उन चुनौतियों से निपटने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए उन चुनौतियों को खत्म करना था। सबसे पहला था एकता के सूत्र में बांधना। यानी कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, ऊपर से आजादी के तुरंत बाद या कह सकते हैं कि जब देश आजाद हो रहा था, इतना बड़ा संकट और आन पड़ा कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश को बांट दिया गया। ये और भी गंभीर समस्या थी। पहले ही देश जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर देश बंट चुका था। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत देश को तहस नहस कर दिया था। आजादी के तुरंत बाद एकता स्थापित करने का सबसे बड़ी चुनौती थी, वह जो हमारा इतना बड़ा देश है, हम कैसे एकता स्थापित की जाए, लोगों को कैसे एकता के सूत्र में बांधा जाए, दोबारा भारत को कैसे सोने की चिड़िया बनाया जाए। ये क्या थी? चुनौती थी एकता स्थापित करने की। वह लोगों के मन में जो द्वेष, भेदभाव, अत्याचारों की जो एक कह सकते हैं दृश्य थे, वो खत्म करके वापस एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना की जाए। और वो कब होगी? जब एकता स्थापित होगी, देश पूरा क्या होगा? एक होगा, तब जाकर देश अच्छा शासन व्यवस्था जो है स्थापित कर सकता है। दूसरी हमारी जो चुनौती थी, दूसरी चुनौती थी हमारी लोकतंत्र कायम करने की। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र कायम करने की। ऐसी शासन व्यवस्था कायम करना, भारत में लोकतंत्र स्थापित करना काफी मुश्किल है। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लोगों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं, वोट डालने की है, चुनाव लड़ने की है। तो आजादी के तुरंत बाद एकदम से इन व्यवस्थाओं को कर पाना काफी मुश्किल था। उसके बाद एक समस्या और थी, 565 रियासतें थी आजादी के समय। भारत की 565 ऐसी रियासतें थी जो राजा महाराजाओं को अलॉट की गई थी। राजा महाराजाएं थे 565 रियासतों के जो राजा थे वो। इसका बाद हम कह सकते हैं अंग्रेजों ने आजादी के समय इनको स्वतंत्र कर दिया, इनको स्वतंत्र कर दिया कि आप या तो भारत में जा सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं या अपने आप को क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र। भाई आपको कोई फोर्स नहीं है, या तो आप भारत के साथ जाइए या पाकिस्तान के साथ जाइए। अगर आपने दोनों के साथ किसी के साथ नहीं जाना है तो अपने आप को स्वतंत्र देश भी घोषित कर सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर का आजकल का मुद्दा है वो उन्हीं का परिणाम है।
अनेक 565 रियासतें थी। धीरे धीरे भारत ने अपने इन 565 रियासतों को लगभग भारत में मिला लिया था। इसके लिए उन्होंने कैसी भी परिस्थितियां पैदा हुई, चाहे युद्ध के बल पर या किसी भी तरह से, सरदार पटेल की जो अहम भूमिका थी इन रियासतों को भारत के अंदर मिलाने की। ठीक है, इनको हम बाद में जिक्र करेंगे इनका। लेकिन ये लोकतंत्र कायम करने के रास्ते में क्या थी? बाधाएं। सबसे पहले इनका निपटारा करना था, वह किस तरह से भारत को एक पहले एकता के सूत्र में बांधा जाए, फिर लोकतंत्र स्थापित किया जाए। और लोकतंत्र कब होगा स्थापित? जब एकता स्थापित होगी, लोगों को बराबर के अधिकार मिलेंगे, जाति धर्म और मजहब के जो चीजें हैं उनको दूर करके, जब अपने आप को नागरिक क्या समझेंगे? भारतीय है। जब भारत के नागरिक अपने आप को भारतीय समझने लग जाएंगे तो लोकतंत्र क्या होगा? कामयाब हो जाएगा। कैसे? भाई हम अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, मुस्लिम समझ रहे हैं, या फिर और जातियों में आगे बांट रखे हैं, यानी कि अगर उन सभी को त्याग कर सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। अगर अपने आप को भारतीय समझेंगे तब जाकर जो है अच्छा लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के सामने सबसे बड़ी क्या थी? चुनौती थी। इसके बाद आती है तीसरी चुनौती, है समूचे समाज का विकास, समाज के विकास की चुनौती। इसके बाद आता है हमारा, वह भारत की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उसके बाद इतनी मारकाट हुई, लोग अस्त व्यस्त हुए, इधर उधर जो शरणार्थियों थे उनको रहने के लिए जगह दी गई। तुरंत बाद किस तरह से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधा जाए। पहले ही देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक राजनीतिक स्थिति कह सकते हैं कि बिल्कुल खत्म थी। अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया, उसको खत्म कर दिया था। इस चुनौती से निपटने के लिए देश के हालात कैसे सुधारे जाएं, किस प्रकार से भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबर के अधिकार दिलाए जाए, इसके करने के लिए क्या किया? संविधान का निर्माण किया गया। देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया गया जहां पर भारत के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। पर भारत के प्रत्येक नागरिक को कंप्लीट जो है मौलिक अधिकार हैं या कह सकते हैं कर्तव्य हैं वो मिलेंगे, और उनके आधार पर वो भारत का नागरिक होने के नाते देश को मजबूत करने में अहम योगदान देगा, समूचे देश के विकास के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में एक भाषा बोलने वाले लोग हैं, जातियों के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, या कह सकते हैं अगर हम 28 राज्यों का अगर हम जिक्र करें, 28 राज्यों में अलग अलग खान पान है, रहन सहन है, भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनको एक संविधान के अंडर बांध करके या कह सकते हैं कि जोड़ करके एकता स्थापित करके तभी जाकर देश के लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है और इसकी चुनौती से जो है निपटा जा सकता है, ताकि अमीर गरीब का झगड़ा ना हो, जाति धर्म के नाम पर ना हो, किसी व्यक्ति विशेष कह सकते हैं भेदभाव ना हो, स्त्री पुरुषों के आधार पर भेदभाव ना हो। इनसे निपटने के लिए इस प्रकार की चुनौती को जो है सामना करना पड़ा। और इससे निपटने के लिए क्या किया गया? राज्यों का पुनर्गठन। यहां लिख देते हैं हम, राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और भाषाई आधार पर जो है राज्यों का बंटवारा किया गया। जैसे पंजाब में पंजाबी बोलने वाले, सबसे पहले हरियाणा और पंजाब जो है एक ही राज्य था, पंजाब का हिस्सा था हरियाणा। 1966 में जो है हरियाणा अलग बनाया गया और पंजाब से निकलकर, तो जो जैसी भाषा बोलता है त्रिभाषाई सिस्टम अपनाया गया, हिंदी इंग्लिश और अपने क्षेत्रीय, 3 भाषाओं को जो त्रिभाषी सिस्टम अपनाया गया और भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 22 भाषाओं में से आप किसी भी भाषा में अपने पेपर वगैरह दे सकते हैं,
अपने बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं। वो क्यों की गई है? क्योंकि भारतीय जो राज्यों का गठन किया गया है वो भाषा के आधार पर किया गया है। जैसे गुजरात में गुजराती बोलने वाले, पंजाब में पंजाबी बोलने वाले, इस प्रकार से जैसे कर्नाटक या फिर तमिलनाडु वगैरह में है, वहाँ अलग भाषा, कन्नड़ भाषा है, द्रविड़ भाषा बोली जाती है, वहाँ पर हिंदी को नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ हिंदी का प्रचलन है, तो इसलिए एक मीडियम के रूप में त्रिभाषाई सिस्टम लागू किया गया और 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भाई एक संस्कृति के लोग, एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य अलॉट कर दिया जाए, ताकि आपस में क्या ना हो, झगड़े ना हो, आपस में टकराव कम हो, गृह युद्ध ना हो। पहले ही भारत को जो है अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया है। अगर आपस में टकराव नहीं होंगे लोगों के, एकता स्थापित होगी लोगों के बीच में, तो आगे से आने वाले भविष्य में इस प्रकार का कह सकते चुनौतियां नहीं हो सकती। और इसे निपटने के लिए ऐसे लोगों को संगठित कर दिया एक क्षेत्र में, वैसे एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक ही राज्य में स्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया भाषाई आधार पर। तो आज का हमारा लेसन था राष्ट्र निर्माण में, यानी कि आजादी के तुरंत बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, किस प्रकार भारत उन चुनौतियों से निपटा। आगे आने वाले लेसनों में इसका हम और ज्यादा कह सकते हैं कि विस्तार से पढ़ेंगे। ये लेसन हमारा यहीं तक आता है, यहां तक के राज्यों का पुनर्गठन से लेकर कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं भारत की आजादी के तुरंत बाद आई है। लेसन आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ये लेसन आसान है, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।